हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं नेक्स्ट में जो आप लोगों को बतलाया था कि इसको स्मरण करने की रीति क्या है, तो उसके विषय में बतलाऊंगी। मैंने पहले भी बतला दिया है कि तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, AEIO। और एस जब मैं बोलूँगी तो एस से सब्जेक्ट का सिंबल आएगा यानी संकेत होगा, और पी से प्रेडिकेट यानी विधेय का संकेत होगा। और व्याप्ति में का मतलब होता है कि कौन से वाक्य में कौन व्याप्त होता है, यानी पूर्ण रूप से कौन, कि जब किसी बात को हम बोलते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से किसके विषय में बोलते हैं। तो इसमें आ जाइए एस। ए मतलब ए वाक्य में एस यानी सब्जेक्ट, ए वाक्य में सब्जेक्ट व्याप्त होता है। बी, ई यानी पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य में बी यानी बोथ यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है। फिर आ जाइए आई माने अंशव्यापी भावात्मक वाक्य। तो अंशव्यापी भावात्मक वाक्य में नन का पहला अक्षर एन यानी कोई भी व्याप्त नहीं होता है। उसके बाद आ जाइए ओ का पी यानी अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य का प्रेडिकेट व्याप्त होता है। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, ए एस यानी ए वाक्य में एस सब्जेक्ट व्याप्त होता है। ई बोथ यानी ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है। आई नन यानी एन, आई में कोई भी व्याप्त नहीं होता है, न पूर्ण अंश, न सब्जेक्ट न प्रेडिकेट। और आई में और ओ में पूर्णव्यापी अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य में पी यानी प्रेडिकेट व्याप्त होता है। एस ई बी आई एन ओ पी, इतना आप याद रखिएगा तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब लिखिए कि ए का विपरीत कौन सा वाक्य होता है। तो ए का विपरीत ई वाक्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई का उपाश्रय कौन है। तो ई का उपाश्रय ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई का व्याघाती कौन है। तो ई का व्याघाती आई है यानी अंशव्यापी भावात्मक वाक्य। क्योंकि जब हम किसी बात को पूर्ण रूप से निषेध करते हैं और फिर कुछ बात को हम स्वीकार करते हैं तो यह कंट्राडिक्टरी होता है। अगर हम बोलें कि नो मैन आर परफेक्ट, फिर बोलते हैं आई वाक्य में कि सम मैन आर परफेक्ट, तो ये एक दूसरे का व्याघाती है यानी कंट्राडिक्टरी है। उसके बाद आ जाइए कि ई का व्याघाती कौन है। तो ये क्वेश्चन नहीं है। ईच मैन इज मॉर्टल का उपाश्रय क्या होगा। तो इसका उपाश्रय होगा ऑल मैन आर मॉर्टल यानी ए, और इसका उपाश्रय होगा सम मैन आर मॉर्टल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का व्याघाती कौन है। तो उसी तरह से ए का व्याघाती ओ है, क्योंकि ए है पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य और ओ है अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य। तो जब हम किसी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं है, तो यह व्याघाती वाक्य होता है। अब आ जाइए कि पदों के विरोध से आप क्या समझते हैं। तो दो पदों के बीच विरोध तब होता है जब दोनों एक साथ सत्य नहीं होते हैं। जैसे उजला काला, जीवित मृत, कोई भी वस्तु एक ही साथ, अलग अलग नहीं, एक ही साथ उजली और काली नहीं हो सकती है। अगर हम कहें कि मेरा पेन उजला है तो उसी समय वो काला नहीं हो सकता है। तो इस तरह के संबंध को हम विरोध का संबंध कहते हैं। जैसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। जीवित मृत्यु, यदि हम किसी व्यक्ति के जीवित होने को स्वीकार करते हैं तो व्यक्ति मृत नहीं हो सकता है।
और यदि मृत होने को हम स्वीकार करते हैं तो वो जीवित नहीं हो सकता है। तो इस तरह के संबंध को हम विरोध का संबंध कहते हैं। अब आ जाइए कि पदों के बीच में दो प्रकार के विरोध हो सकते हैं, एक विपरीत विरोध और दूसरा व्याघाती विरोध। विपरीत विरोध में एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, लेकिन एक के असत्यता दूसरे को संदेहात्मक बना देती है, और दोनों के बीच तीसरे की संभावना होती है। जैसे कि हम पहले ही बतलाए कि अगर हम बोलें कि मेरा पेन काला है तो वो उजला नहीं हो सकता है, यानी वो उजला असत्य है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मेरा पेन उजला नहीं है, इसका मतलब यह नहीं निकलता है कि वह काला है, क्योंकि काला और उजला के बीच तीसरे रंग की भी संभावना रहती है। तो इस विपरीत संबंध में तीसरे की संभावना रहती है। और जैसे कोई है धनी गरीब, कोई व्यक्ति न धनी है न गरीब है, तो उसमें तीसरे की मध्यम श्रेणी का भी कोई हो जो बहुत ज़्यादा गरीब भी ना हो और जो बहुत ज़्यादा अमीर भी ना हो, तो इसमें तीसरे की मध्यम वर्ग की संभावना रहती है। लेकिन व्याघातक विरोध में एक ही सत्य होता है, दोनों में एक ही सत्य होगा, या तो पहला सत्य होगा तो दूसरा सत्य, और यदि दूसरा सत्य है तो पहला असत्य। जैसे कि जीवन मृत्यु, अगर एक व्यक्ति मृत है यह सत्य है तो पहला असत्य होगा कि वह जीवित नहीं है, और यदि पहला सत्य है कि वह जीवित है तो दूसरा असत्य होगा, मृत नहीं। यानी व्याघातक पद में तीसरे की संभावना नहीं रहती है। और इसी तो विरोध दो प्रकार के होते हैं, विपरीत विरोध और व्याघातक विरोध, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाइए कि क्या व्यक्तिवाचक पद गुणवाचक होते हैं। तो इसमें है कि व्यक्तिवाचक नाम को व्यक्तिवाचक पद कहते हैं। मिल ने व्यक्तिवाचक पद को गुणवाचक नहीं माना है, जबकि जेवनसन ने इसे गुणवाचक माना है। वेल्टन के अनुसार व्यक्तिवाचक पद अगुणवाचक होते हैं। मिल ने व्यक्तिवाचक पद को निरर्थक चिन्ह मात्र माना है, और उनके अनुसार नाम से केवल किसी व्यक्तिवाचक गुणवाचक नहीं होते हैं, क्योंकि एक गरीब पिता भी अपने पुत्र का नाम धनपत रखता है, और एक अंधी लड़की का नाम भी मृगनयनी हो सकता है। लेकिन जेवनसन का कहना है कि व्यक्तिवाचक पद या नाम गुणवाचक होते हैं। यदि हम मोहन कहते हैं तो इससे एक व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात व्यक्तिवाचक पद से वस्तु के मोटी मोटी परिचय प्राप्त हो जाती है। परंतु वेल्टन का कहना है कि चूंकि व्यक्तिवाचक पद या नाम से किसी भी अंतर्निहित गुण का बोध नहीं होता है, इसलिए वे गुणवाचक नहीं होते हैं। अब आ जाइए कि भाषा में व्यक्त निर्णय से आपका क्या तात्पर्य है, यानी आप क्या समझते हैं। निर्णय जब भाषा में व्यक्त होता है तो उसे हम तार्किक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब और लाल अलग अलग प्रत्यय यानी आइडिया है, और जब हम इसे एक साथ जोड़ देते हैं तो निर्णय बनता है कि गुलाब लाल है। तो तार्किक वाक्य के लिए निर्णय का होना आवश्यक है। किसी के बारे में कुछ कहना ही निर्णय है। जब हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कि राम बुद्धिमान है, तो इस तर्क वाक्य में हम राम के बारे में बुद्धिमान होना हम कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक क्षेत्र में दो परतों के बीच संबंध स्थापित करना निर्णय है। यह संबंध भावात्मक भी हो सकता है, और निर्णय जब मानसिक क्षेत्र में दो परतों के बीच भावात्मक संबंध स्थापित किया जाता है तब वह निर्णय है वो भावात्मक होता है। लेकिन यदि उनके बीच अभावात्मक संबंध स्थापित होता है
तो वह निर्णय अभावात्मक निर्णय होता है। जैसे गुलाब लाल नहीं है, तो यह निर्णय जो है सो अभावात्मक निर्णय है। लेकिन इसके जगह पर हम कहते हैं कि गुलाब लाल है, तो यह भावात्मक निर्णय है। तो निर्णय को जब हम भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे तार्किक वाक्य कहते हैं। और तार्किक वाक्य कहते हैं तो इसी को, और जब दो अलग अलग प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं और उसके साथ ही हम कोई निर्णय देते हैं, तो यह भाषा में व्यक्त निर्णय को ही तार्किक वाक्य कहा जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के विषय में बतलाऊंगी।